हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियोस को अच्छे से अपनी सिविक्स और हिस्ट्री के लिए फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। चलिए, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी और आई होप आप उस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके आए हो। अच्छे से करोगे तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। जितनी ज्यादा मेहनत लगाओगे उतनी चीजें अच्छे से कर पाओगे। चलिए, तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं उस लेक्चर को। उस लेक्चर में बेटा हमने आपको पॉलिटिकल कॉजेस पढ़ाए थे। पॉलिटिकल कॉजेस में सबसे पहला कॉज हमने आपको पढ़ाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर नहीं रिवाइज करा तो प्लीज कर लो फटाफट से, है ना। जिसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। फिर दूसरा आपको पढ़ाया था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इस पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में वॉर्स थे, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और फिर मेल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर तीसरा पढ़ाया था एनेक्सेशन ऑफ अवध। एनेक्सेशन ऑफ अवध जिसमें आपको वाजिद अली शाह को याद रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ाया गया था बेटा, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। और लास्ट में नाना साहब हु वाज लास्ट पेशवा, इनकी डिसरिस्पेक्ट प्लस झांसी की रानी। पॉलिटिकल कॉजेस में ये पढ़ाए थे। फिर आपको पढ़ाया गया था सोशियो रिलीजियस कॉजेस। बेटा इसमें हमने आपको पढ़ाया था सबसे पहले इंटरफेरेंस इन सोशल कस्टम, सती कस्टम, जिसमें आपको पढ़ाया था 1829 में जिसको अबॉलिश किया गया था। और फिर विडो रीमैरिज एक्ट। फिर एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज। और फिर तीसरा टैक्सेशन ऑन रिलीजियस लैंड पे मॉस्क और आपको टेंपल के बारे में बताया था। क्लियर है इतना, ये याद होना चाहिए था आप लोगों को। फिर उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेस हमने पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ। तीसरा हमने आपको पढ़ाया था बेटा, याद करो, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। चौथा आपको पढ़ाया था पॉवर्टी एंड फेमाइन। और पांचवा आपको पढ़ाया था, बताओ, पॉवर्टी ऑफ फेमाइन के बाद आपको पांचवा एक पढ़ाया गया था ना, याद करेंगे फटाफट से बेटा। बताओ बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो, इसे फटाफट से लिखो, याद है तो फटाफट से। अभी मैं सोचना मास्टर को याद नहीं है, ठीक है, मुझे याद सब है। चलो, ये 3 कॉज आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे और अच्छे से एक्सप्लेन करे थे आपको कैसे चीजें हुई थी। अगर जिस बच्चे ने इसको नहीं देखा है प्लीज बेटा उस वाली वीडियो में इसको अच्छे से बच्चों देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज चौथा कॉज की तरफ बढ़ते हैं। चौथा कॉज है आपका मिलिट्री कॉज। सेना के अंदर कुछ गड़बड़ियां थी जिसकी वजह से सेना ने भी अपोज करा 1857 की क्रांति। तो जिसमें पहला आता है इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। अब भारतीय जो सैनिक हुआ करते थे उनकी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इल ट्रीटेड द इंडियन सोल्जर्स, दे वर डिनाइड बेटर पे एंड फैसिलिटीज। उनको अच्छी फैसिलिटीज, देखो आज हर कोई आर्मी में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसको वहाँ अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छे से ट्रीट किया जाता है। सिमिलरली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन सोल्जर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी, उनको अच्छे से पेमेंट नहीं दे रही थी, ठीक है, और उनको ऑफन ह्यूमिलेटेड भी किया जाता था, मतलब उनकी बेइज्जती भी करी जाती थी ऑन ड्यूटी। नो इंडियन सोल्जर्स को राइज अबव द पोस्ट ऑफ सूबेदार। उनको प्रमोशन भी नहीं होता था, अगर मैक्सिमम प्रमोशन होता भी था तो वो सूबेदार तक ही होता था, ठीक है। इसकी वजह से भारतीय जो सेना थी वो
अंग्रेजों के खिलाफ क्या थी बेटा, भड़की हुई थी। ठीक है, और लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज आई जो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चीज याद रखना बेटा। इल ट्रीटमेंट में क्या याद रखना है आपको कि बेटर पे नहीं मिलता था, बेटर पे नहीं मिल रहा था, अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, और प्रमोशन भी मैक्सिमम कहां तो हो सकता था, सूबेदार तक हो सकता था। ठीक है, और फिर अगला है इल ट्रीटमेंट के बाद जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इसको समझते हैं। द कंपनी पास द न्यू लॉ इन 1856 अकॉर्डिंग टू विच अ सिपाही, एक सिपाही, had to travel overseas whenever required by the company. It was believed by the Hindus that one could lose his caste status and religion if he crosses the seas. ठीक है, अब जो सेना होती थी उसमें बहुत सारे हिंदू भी हुआ करते थे, और जब वो हिंदू हुआ करते थे तो हिंदू कस्टम में ये माना जाता था, कहीं कहीं माना जाता था कि अगर वो सी को क्रॉस करते हैं तो उनका जो रिलीजन है वो टूटता है, उनके जो सेंटिमेंट्स है वो खराब होते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या था ये, लेकिन एक्चुअल में ये चीज जो भी है, देखो हर समाज में थोड़ी बहुत कुरीति रहती ही रहती है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है ना? एक सेकंड बेटा है, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। The sepoy thought the company was trying to defame their religion. Large portion of Indians in the British Army, the British Army consists of more Indian soldiers. It made it easier for the Indian soldier to take up arm against the British company. ठीक है बेटा, तो ब्रिटिश कंपनी में ज्यादा से ज्यादा जो होते थे वो इंडियन सोल्जर्स होते थे, और इंडियन सोल्जर्स इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो ना उनको अच्छी फैसिलिटीज देती थी और ना उनको अच्छी पेमेंट देती थी। और ये जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था, ठीक है, इसके तहत इंडियन सोल्जर का ये मानना था कि उनके धर्मों को यहाँ पर क्या कर दिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खराब किया जा रहा है। इसलिए जो आर्मी के लोग थे वो 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए। आई होप ये चीजें आपको बच्चों क्लियर हो रही होंगी, या आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मिलिट्री कॉज में दूसरा, तीसरा आ जाता है इमीडिएट कॉज बेटा। ठीक है, सॉरी, मिलिट्री कॉज समझ में आ गया। मिलिट्री कॉज में आपको ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की ये प्रोविजंस आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं इमीडिएट कॉज। अब देखो ये सारे जो कारण मैंने आपको बताया ये 100 साल से चलते हुआ है, मतलब ये पिछले 100 सालों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लोगों के साथ कर रही थी। ठीक है बेटा, क्लियर है। लेकिन एक इमीडिएट कॉज आया, एक अच्छा रीजन मिला जिसकी वजह से भारत के ये सभी लोग जो थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट क्या हो गए, खड़े हो गए। तो इसको हम किस में पढ़ेंगे, इमीडिएट कॉज में पढ़ेंगे। ठीक है, द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस अ न्यू एनफील्ड राइफल इन द आर्मी। ठीक है, ये कुछ इस तरह की जो राइफल थी इसको इंट्रोड्यूस किया था आर्मी के अंदर, है ना, आर्मी के अंदर। और इस तरह की जो ये राइफल थी इसके अंदर कार्टेज लगती थी, और इस कार्टेज, है ना, दिस राइफल नीडेड अ कार्टेज व्हिच हैड अ ग्रीस्ड पेपर कवर। ठीक है ना, इसके अंदर कार्टेज लगती थी, उसका जो कवर होता था वो ग्रीस करा हुआ होता था। ठीक है, अब एक्चुअल में जो पेपर कवर होता था इसको दांत से चबाना पड़ता था, दांत से चबा के मतलब उसके अंदर भरा जाना था। ठीक है, बिफोर लोडिंग दिस कार्टेज इनटू द राइफल। रूमर्स स्प्रेड दैट द ग्रीस पेपर वाज मेड अप ऑफ बीफ एंड पोर्क। ठीक है, बीफ मतलब काउ मीट हो गया आपका यहाँ पर, और पोर्क आपका यहाँ पर किसका हो गया, पिग का मीट हो गया। ठीक है, अब आप जान सकते हैं जो बीफ है वो हिंदू धर्म, सॉरी जो काउ है वो हिंदू धर्म में इसको क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, भगवान के तुल्य माना जाता है। ठीक है, और पोर्क को हम जो ये क्या बोलते हैं, पिग है, इसको इस्लाम धर्म जो है इसको सही नहीं मानता। तो ये कहीं ना कहीं दोनों जो हिंदूज थे, जो बेटा हिंदूज थे और मुस्लिम, ये कहीं ना कहीं दोनों के लिए क्या थे, दोनों के लिए क्या थे, एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट वाली बातें थी। ठीक है, द सोल्जर फेल्ट दैट इट वाज अ मूव बाय द ब्रिटिश टू डिफेम देयर रिलीजन। मंगल पांडे अर्ज हिज फेलो सोल्जर नॉट टू यूज द राइफल। ठीक है, ये मंगल पांडे साहब हैं, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अपने जो कलीग्स थे इनको अर्ज भी किया, इन्होंने आर्ग्यू भी किया इनके साथ। ठीक है, और इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी इनके साथ कि ये राइफल हमने यूज नहीं करने, और कहीं ना कहीं आर्मी को भी समझाया
कि बेटा कि भाइयों ये हमें यूज नहीं करने हैं, ये हमारे धर्म को डिफेम करने के लिए क्या करे जा रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज कर रही है। ठीक है, हमारे धर्म को डिफेम करना चाह रही है। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। ये इमीडिएट कॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से बच्चों याद भी कर लेना। ठीक है, और एक्चुअल में ना इनकी कहानी है, इन्होंने ब्रिटिश कमांडर को मारा भी था ना, जो उनके आर्मी चीफ थे, इनको खत्म भी किया था, खत्म करके ही भाग गए थे। ये एक्चुअल में हमारी इसका हिस्सा नहीं है। On 9th May 1857, 85 Indian soldiers who had refused to use the greased cartridge were dismissed from their service and were jailed for disobeying their officers. This marked the beginning of the Sepoy revolt in Meerut, which later spread to the other parts of the नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने रिफ्यूज करा था इस चीज को मानने से, उनको जेल कर दी गई। ठीक है, और यहां से क्रांति की क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। यहां से क्या हो जाता है बेटा, क्रांति क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब इसको पढ़ेंगे, ऑल्दो ये पांचों रीजन आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, मैंने इनकी एक आउटलाइन तैयार कर दी है आपको बेटा, इनकी आउटलाइन आपको तैयार कर दी है। ये जो पांचों रीजन है बेटा, ये आपको दिमाग में रटे हुए होने चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन। बिफोर एग्जामिनेशन मैं तो कहता हूँ अभी करके रखो, तो आपको ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चौथा रीजन और ये पांचवा रीजन। पहला रीजन क्या है, पॉलिटिकल। दूसरा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक। तीसरा क्या है, सॉरी सोशियो रिलीजियस। तीसरा क्या है, इकोनॉमिक। चौथा रीजन मिलिट्री और पांचवा इमीडिएट। तो ये आप एग्जाम से पहले क्या कर लेना बेटा, मतलब मेरे टेस्ट लगवाने से पहले, जब से मैं टेस्ट करवाऊंगा उससे पहले ये चीज आपको क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये पांचों रीजन मैंने आपको बताए और इनको अच्छे तरीके से क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, ये कॉजेज याद करने, आगे कुछ भी याद नहीं करना। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इवेंट। ठीक है, अब इवेंट्स पढ़ाऊंगा। इवेंट्स में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन से सेंटर थे और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियां हुई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक आप लोग को क्या होना चाहिए, यू गाइस शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। कर लिया बच्चों नोट? चलो अब आगे समझते हैं, अब इसके इवेंट समझते हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसका क्या इम्पैक्ट था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं मेन इवेंट्स को, भारत के किन किन क्षेत्रों में रहा। ठीक है, तो कुछ इवेंट्स हैं जहां पर आपको कुछ एरिया याद रखने हैं, जिसके अंदर पहला है आपका दिल्ली। अब दिल्ली देखो, ये रहा दिल्ली, ये रहा। लोकेशन याद रखनी है, लोकेशन बेटा इनकी क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो इनको याद करते हैं बेटा फटाफट से। ठीक है, चल दिल्ली। ठीक है बेटा, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, बख्त खान कमांडेड द बरेली ट्रूप इन द सेपॉय ऑफ, ठीक है ना, क्या लिखा, ठीक, इसको ठीक है। चलिए बेटा एक सेकंड ना, ये कुछ आपको शायद ब्लर दिख रहा होगा, शायद आपको कुछ ब्लर दिख रहा होगा। एक सेकंड बेटा, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, एक सेकंड। ये आपको शायद साफ नहीं दिख रहा होगा। चलिए बेटा, ठीक है, तो इवेंट्स की बात करते हैं। ये आपका जो सिलेबस का दूसरा वाला हिस्सा था उसकी हम बात करेंगे। और सबसे पहले वो स्लाइड मैंने इसलिए हटाई, इसमें थोड़ी मिस्टेक्स थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा बेटा ना, लिख लीजिएगा दिल्ली, इसको लिख लीजिएगा और बाद में नोट में ऐड कर लेना। ठीक है, अब देखो दिल्ली का जैसे, मेरी बात ध्यान से, मेरठ के कुछ ट्रूप्स ने, ठीक है, अपने ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हत्या करके वो कहाँ आए सीधा, ठीक है, वो कहाँ है, दिल्ली आए। ठीक है ना, तो मेरठ के जो ट्रूप्स थे बेटा, ठीक है, मेरठ से ट्रूप कहाँ है सीधा, दिल्ली। जो मैंने आपको मंगल पांडे वाली बात कही थी,
ठीक है। तो ये लोग कहाँ डिप्लॉय थे? मेरठ से। तो मेरठ के ये जो ट्रूप्स थे इन्होंने क्या करा, अपने ऑफिसर्स की हत्या करके दिल्ली आए और दिल्ली में आकर के बहादुर शाह जफर को अपना क्या मान लिया? क्या मान लिया बेटा? अपना लीडर मान लिया। ठीक है, अपना क्या मान लिया इन्होंने? लीडर मान लिया। अब सुनना बहुत ध्यान से, आप कहोगे सर वो तो आप कॉज में बता रहे थे कि उनको रंगून भेज दिया क्या? तो हाँ सुनना, जब इन मेरठ की इस टुकड़ी ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना और ये व्यक्ति लीडर बन के सामने आया, तो जब ब्रिटिश आर्मी ने इस रेवोल्ट को दबा लिया था ना, जब उन्होंने इस रेवोल्ट को सप्रेस कर लिया, एक्चुअल में ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिए कह रहे हैं, ये सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया। तो जब ये अनसक्सेसफुल रहा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस कर लिया। तो जब सप्रेस कर लिया तो बहादुर शाह जफर क्या पाए गए? गिल्टी पाए गए। और जब ये गिल्टी पाए गए तो इनको कहां भेज दिया गया? रंगून। ये चीज आप इसमें इवेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट दूंगा तो वहां सारी चीजें लिखी होगी, ठीक है। तो दिल्ली इवेंट समझ में आ गया आपको? दिल्ली वाला इवेंट में लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन है लीडर बेटा? बहादुर शाह जफर। याद रखना बेटा ये बातें, ठीक है। बहादुर शाह जफर। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं कानपुर। द रिवोल्ट इन कानपुर वॉज लेड बाय नाना साहिब। याद रखिएगा कानपुर से कौन लीडर था? नाना साहिब। क्यों लड़े? याद करो, इनकी पेंशन क्या करी गई थी? हटा दी गई थी, याद है ना? बहुत बढ़िया। अ लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिशमैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर कैप्चर्ड एंड किल्ड बाय द इन्फ्यूरेटेड मॉब। ठीक है, अब यहाँ इन लोगों ने अंग्रेजों को मारा, उनके बच्चे मारे बहुत सारे। नाना साहिब was defeated by the British in December 1857. He fled to Nepal where he died. ठीक है, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया, लेकिन ये वहां से भाग गए नेपाल, और नेपाल में जाके इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, तो कानपुर से कौन लीडर था? नाना साहिब। याद रखना बेटा, याद रखना एमसीक्यू के लिए। इवेंट में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है आपको, ठीक है बेटा, याद रखनी है। चलिए उसके बाद अवध की बात करें तो अवध से राजा वाजिद अली शाह थे, आपको याद होगा। इनके साथ क्या किया गया था? मेल एडमिनिस्ट्रेशन, वाजिद अली शाह। ठीक है, तो ऑन 30 मई 1857 a great rising took place in Awadh. Within the next few days the whole of Awadh was captured by the rebels. The leader of the revolt in Awadh was Begum Hazrat Mahal. After the city was recaptured by the British, Begum Hazrat Mahal fled to Nepal. नेपाल पास में है यहाँ से, तो ये कहाँ चले गई? नेपाल में चले गई। तो इस इवेंट में आपको क्या याद रखना है कि अवध से लीडर कौन था रिवोल्ट के टाइम पे? कौन था बेटा? बेगम हजरत महल। इनके नाम पर वहां पर ये बनाया भी गया है। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? कानपुर से नाना साहेब, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, अवध से बेगम हजरत महल। ठीक है, फिर झांसी की बात करें, इन झांसी द रिवोल्ट वाज लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई। अब यहाँ पर एक चीज और, तात्या टोपे को भी याद रखना। काशी वाली जो प्लेस थी वहां से तात्या टोपे भी थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के साथ, याद रखना बेटा। काशी से तात्या टोपे और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। whose state was annexed by Lord Dalhousie on the basis of doctrine of lapse. She rose against the British and joined the revolt. ठीक है, तो ये सेंटर्स आपको मेन याद रखने हैं। अगेन देखो मैप में इसको विजुलाइज करते हैं। अवध से कौन था? अवध से कौन था? बेगम हजरत महल। ठीक है, उसके बाद झांसी से लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। कानपुर से बोलो फटाफट से, नाना साहेब। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर। याद हो गया पूरा? क्लियर है बेटा? क्लियर है बोलो। सम अदर सेंटर ऑफ द रिवोल्ट वर बरेली एंड आरा। इन बरेली द रिवोल्ट वाज लेड बाय खान बहादुर खान। एमसीक्यू के लिए याद रखना ये। इन बिहार द रिवोल्ट वाज लेड बाय कुंवर सिंह। ओल्ड जमींदार मौलवी अहमदुल्ला लेड द रिवोल्ट इन फैजाबाद। तो देखो अलग अलग नाम मिल गए आपको, फिर से याद रखना। बरेली, फटाफट बोलो, बरेली खान बहादुर खान। बरेली वैसी बहादुरों की है। बिहार कुंवारों का है, कुंवर सिंह। ठीक है,
फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला सॉरी, ठीक है, ठीक है बच्चों, याद रख लेंगे इसे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। डन है बच्चों, बोलो फटाफट से, ठीक है। रिकैप करें क्या, फटाफट से रिकैप करें क्या, नोट कर लो इसे, फटाफट से नोट करो, फटाफट से बच्चों, फटाफट से। चलिए तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लें बेटा, ठीक है। इवेंट्स में क्या क्या याद रखना है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ठीक है। कानपुर से नाना साहेब, बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद एमसीक्यू के लिए याद रखना है, मौलवी अहमदुल्ला, बरेली खान बहादुर, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है यहाँ पे, लखनऊ यानी कि अवध, बेगम हजरत महल, और क्या बचा झांसी रानी लक्ष्मीबाई, और काशी से पूछे तो तात्या टोपे, ठीक है बच्चों। ये चीजें याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक। अब यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। डन है, बोलो कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक, थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत आ रही हो तो प्लीज गाइज लेट मी नो।